Welcome in my geography class. I am going to start your topic commercial livestock rearing of the chapter number 5 primary activities of the book Fundamental of Human Geography. देखिए बेटा ह्यूमन जोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है प्राइमरी एक्टिविटीज़, यानी कि आपका मैंने शुरू किया था तो इसके हम एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं यूट्यूब पे, आपने देखी भी होगी। तो ये प्राथमिक क्रियाएं वाला चैप्टर आपका है। इसका आज मैं टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ वाणिज्य पशुधन पालन मीन्स कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। अब देखिएगा, करते हैं इसको स्टार्ट। देखिए बच्चे, जो हमारे चलवासी पशुचारण हैं मीन्स जो हमारे नोमैडिक हर्डिंग्स हैं, नोमैडिक हर्डिंग जो एक जगह से दूसरी जगह अपने पशुओं को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर घूमते रहते हैं, तो इनके कंपैरिजन में इन पशुओं की, इस तरह के पशुओं को पालने के कंपैरिजन में जो वाणिज्य पशुधन पालन है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मीन्स जो नोमैडिक हर्डिंग्स हैं इनके कंपैरिजन में कमर्शियल जो लाइव स्टॉक है उन्हें रियर करना मोर प्रॉफिटेबल साबित होता है, जिससे बहुत ज़्यादा कैपिटल इकट्ठी होती है। अब कैसे? हम अपने पशुओं को लेके एक जगह से दूसरी जगह चारे की तलाश में जाते रहते हैं। अगर एक ही जगह पर रह के हम पशुओं को पालते हैं और उन्हें फिर बेच देते हैं जब अच्छे दाम मिलते हैं, तो ये हमारा एक ट्रेडर में, एक कमर्शियल में आ जाते हैं। हम उन पशुओं को एक कमर्शियल पर्पज़ से, एक बेचने के, एक लाभ पाने के उद्देश्य से पालते हैं उनको। तो देखिएगा बेटा, जो हमारी ये जो वाणिज्यिक पशुपालन है, पशुधन पालते हैं ना हम, कमर्शियल जो लाइव स्टॉक करते हैं, ये वेस्टर्न जो हमारी सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सभ्यता, हमारी पश्चिमी सभ्यता, यहाँ से इफ़ेक्टिव है, क्योंकि वेस्ट साइड में ऐसे ही पशुओं को बेचा जाता है। और यहाँ पर बेटा जो इन पशुओं को रखने के लिए फार्म भी बने हुए हैं, जहाँ पर उनके खाने का इंतज़ाम, छोटे से खेतों में घास लगा दी जाती है, उनके रहने के लिए इंतज़ाम किया जाता है। तो ये हमारे फार्म भी हैं जो छोटे बड़े हर एरिया पर बनाए जाते हैं, और पूरे एरिया को छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि जैसे कि किसी छोटे से खेत में तो पूरी एक छत बनाकर, एक अच्छा सा खुला एरिया बनाकर वहाँ पर पशुओं को रखा जाता है। एक दूसरे प्लॉट में घास उगा दी है, उस घास को क्योंकि कोई दूसरे जानवर ना खा जाए तो उसके प्रोटेक्शन के लिए चारों तरफ उसको सुरक्षा देने के लिए वहाँ पर एक ग्रेजिंग के लिए जगह बनाई है। वहाँ पर चारों तरफ बाड़ लगा दी है, जिससे कि दूसरे पशु ना आ सकें और घास भी समाप्त ना हो, तो उनके पशुओं को घास भी मिल जाए और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भी ना जाना पड़े। तो इसके लिए उन्होंने अपने खेतों को डिवाइड करके, छोटे छोटे हिस्से में बांट के, एक प्लानिंग करके पशुओं की देखरेख के लिए इन्होंने फार्म बनाया है। तो देखिएगा बच्चे, ये एक हमारी जो है ये एक स्पेशल एक्टिविटी होती है, जिसके अंदर क्या होता है, ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज़ रेयर्ड, जिसके अंदर हम केवल एक तरह की जो प्रजाति है जानवरों की उसको रख सकते हैं, वन टाइप के एनिमल्स को पाल सकते हैं। जैसे हम गाय पाल रहे हैं, भैंसें पाल रहे हैं, तो एक तरह की इम्पोर्टेंट एनिमल्स इंक्लूड शीप, कैटल, गोट एंड हॉर्सेस। जो हम इस तरह के एक कमर्शियल पर्पज़ से जो पशुओं को पालते हैं, तो इसमें हमारे कुछ पशु हैं जैसे कि भेड़ है, बकरी है, गाय, बैल, घोड़े, तो इस तरह के पशु हम पालते हैं। और हमें इन पशुओं से मांस, इनकी खाल जो स्किन होती है वो, और ऊन बनाने के लिए इन भेड़ों के बाल, ये चीज़ें भी हमें इनकी मिलती है, जो हम कमर्शियल पर्पज़ से इनको रखते हैं, एक व्यापार करने के तरीके से इनको रखते हैं अपने पास में। तो जो साइंटिफिक तरीका है, अगर देखा जाए एक साइंटिफिक बेस पर, तो एक क्या दिया है साइंटिफिक बेस पर, रीचिंग इज ऑर्गेनाइज ऑन ए साइंटिफिक बेसिस, द मेन एम्फेसिस इज ऑन ब्रीडिंग, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, डिजीज़ कंट्रोल एंड हेल्थ केयर ऑफ द एनिमल्स। मतलब कि जो साइंटिफिक ढंग क्या कहता है, वैज्ञानिक तरीका क्या बोलता है कि इस तरीके से जो भी संसाधित, जो बनाया हुआ माहौल है जानवरों के लिए, एक डब्बे में बंद करके विश्व के बाज़ारों तक इन्हें भेज दिया जाता है, इन्हें यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो देखिएगा बेटा, तो इन्हें भर के जब इन्हें पाला जाता है तो इन्हें बेचने के पर्पज़ से बेचा जाता है। जो पशु फार्म हमने बनाए थे, मैंने बताया था कि फार्म बनाया जाता है, तो जो पशु फार्म है हमारे, एनिमल फार्म है हमारे,
फार्म हाउस जो बनाए जाते हैं वहाँ पर एक साइंटिफिक बेस रेडी किया जाता है, जहाँ उनके लिए उनके चेकअप भी होते हैं, उनकी सुविधा के लिए मच्छरों से बचाने के लिए नेट लगी होती है, जहाँ पर वो रहते हैं अच्छी क्वालिटी की घास उन्हें दी जाती है, टाइम टाइम पर नहलाया जाता है। तो इस तरह से उनकी जो वहाँ पे बीमारियाँ होती हैं उन पर कंट्रोल किया जाता है, उनका चेकअप किया जाता है, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। तो बेटा वर्ल्ड में जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे एंड जो हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, तो यहाँ पर कमर्शियल पर्पज़ से एनिमल रियरिंग की जाती है, पशुओं को पाला जाता है। तो ये आपके कुछ एरिया हैं जो दिखाया मैप में भी आप देख सकते हो। एरियाज़ ऑफ नोमैडिक हर्डिंग का दिया हुआ है, जो नोमैड्स थे वो कहाँ पर अपने एनिमल्स को लेके जाते थे। देखिएगा इसमें आपका जहाँ पे ये डार्क डार्क किया हुआ है ना, मैं आपको सर्कल लगा के दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये वो एरिया है जहाँ पर रियरिंग की जाती थी या नोमैडिक्स अपने एनिमल्स को लेकर जाया करते थे। ठीक है बेटा, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं कि वर्ल्ड में जो जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं या इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या सोशल बेस पर जो कंडीशंस है, ये हमारी एग्रीकल्चर के काम को इफ़ेक्टिव करती हैं। तो इस वजह से कृषि को करने के तरीके, उनको कृषि को ग्रो करने का तरीका, सब मेथड अलग अलग पाया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिन्हें कमर्शियल पर्पज़ से या अपने एनिमल रियरिंग के लिए बोया जाता है। तो बेटा जो एनिमल रियरिंग है वो भी हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारे कुछ मेन इसमें दी हुई है। देखिएगा नीचे दिखाती हूँ आपको एग्रीकल्चर में। देखिएगा बच्चे, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ फार्म डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन, लाइवस्टॉक रेज, द फॉलोइंग आर द एग्रीकल्चर सिस्टम। अब एग्रीकल्चर सिस्टम क्या है अलग अलग, जो हम एनिमल्स के लिए एग्रीकल्चर ग्रो कर रहे हैं या अपने घर के लिए अनाज उगाने के लिए ग्रो कर रहे हैं, तो सबके कृषि करने का तरीका मेथड जो है अलग अलग है। तो कौन से वो देख लेते हैं। नंबर 1 पे है आपका सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है। अब देखिएगा सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है, वो फार्मिंग जिसमें हम सब कुछ कंज्यूम करते हैं और जो हमारी खेती होती है, निर्वाह कृषि बोलते हैं सबसिस्टेंस को। तो इस तरह की जो खेती होती है बेटा, खेती करने वाले एरिया में जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर अलग अलग चीज़ का उत्पादन करते हैं और लगभग जो चीज़ का उत्पादन करते हैं वो उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर देते हैं। अब देखिएगा, जब खेती की जाती थी उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसके तरीक़ों को भी, जो हम अपने निर्वाह कृषि, अपने जीवन के निर्वाह के लिए जो कृषि करते हैं उसके भी 2 मेथड हैं। एक मेथड तो है जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है, जो आपका प्राइमिटिव है। प्राइमिटिव का मतलब क्या है, जो प्राथमिक, जो पहले के टाइम में खेती करने के तौर तरीके थे, तो वो आपका आदिकालीन निर्वाह कृषि है। तो देखिएगा बच्चे, जो पुराने टाइम में कृषि की जाती थी या स्थानांतरणशील कृषि, स्थानांतरण समझते हैं, शिफ्टिंग जो एग्रीकल्चर है, जो थोड़े टाइम के लिए एक ज़मीन पर की, उसके बाद ज़मीन छोड़कर चले गए दूसरी जगह, कहीं पर ज़मीन जाके साफ़ की, वहाँ पर खेती की। तो एक ये तरीका हुआ करता था, क्योंकि लोग सोचते थे कि एक पैदावार होने से इस मिट्टी की जो ताकत है वो कम हो गई है। तो बेटा देखिएगा, उस टाइम पर पुराने टूल्स को यूज़ करके खेती की जाती थी, जहाँ पर जो इंसान था, आदिम जाति, वो मिलजुल कर काम करते थे। और ये एरिया अफ्रीका, हमारे दक्षिणी और जो मध्य अमेरिका है, या हमारे जो उष्ण कटिबंधीय भाग हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया हैं, तो वो एरिया थे। मीन सेंट्रल अमेरिका, साउथ एशिया, तो इन एरिया में खेती की जाती थी इस आदिम तरीके से, इस पुराने तरीके से। इस एरिया में, जैसे मैंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन में पहले बताया था, कि जहाँ पर जंगलों में वेजिटेशन होती थी, किसी ज़मीन के टुकड़े को साफ़ करके, ज़मीन साफ़ करके, वहाँ से वनस्पति को, वेजिटेशन को जला दिया जाता था। जलाकर उस राख को, जो खेत हमने खाली किया है पेड़ों से काट के, उस एरिया में राख को फैला दिया जाता था। और राख को फैलाकर वहाँ पर
खेती की जाती थी, क्योंकि उनका मानना था कि राख में पोटाश होती है और वो मिट्टी में मिक्स होके उसे उपजाऊ बना देती है। उसके बाद जब वो एक खेती कर लेते थे उस पर, तो उसे वो ज़मीन को छोड़कर दोबारा से फर्टिलाइज़र होने के लिए वो छोड़कर चले जाते थे। तो बेटे इसे कहीं कहीं पर मैंने बताया था, नाम भी इसके अलग अलग हैं। इसे झूम खेती भी कहते हैं, कोई मिल्पा भी कहता है, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। जैसे मलेशिया और इंडोनेशिया है, वहाँ पर इसे लादांग कहा जाता है। मैक्सिको वाले लोग इसे मिल्पा कहते हैं, किसे, जो हमारी कृतन एवं दहन जो खेती होती है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, हम लोग उसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम से इसे पुकारा जाता था। तो ये तो आपकी थी निर्वाह कृषि। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अभी तो आपका प्राइमेटिव था, अब है आपका इंटेंसिव। अब देखिएगा, गहन निर्वाह कृषि है, ये जो खेती होती है ये ज़्यादातर मॉनसून के ऊपर बेस्ड होती है। ये एशिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मॉनसून वाली जगह में बसे हुए हैं, तो वहाँ उनके बेस पर की जाती है। तो इस तरह के एग्रीकल्चर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, जो एग्रीकल्चर 2 टाइप हैं। एक ऐसी इंटेंसिव एग्रीकल्चर है जहाँ पर राइस सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा राइस होता है, और मतलब जो आपका जहाँ पर चावल सबसे ज़्यादा है। अब देखिएगा, इसमें चावल सबसे मेन फसल होती है, और वो एरिया जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से खेतों का साइज़ छोटा हो गया है, क्योंकि खेतों की जगह तो पॉपुलेशन आ गई है, तो खेतों का साइज़ छोटा हो गया है। तो ऐसे लोगों के पास ज़मीन के टुकड़े तो छोटे रह गए, और फैमिली बड़ी होती है, तो फैमिली के सारे लोग छोटे से खेत पर मेहनत करते हैं, जिससे कि कम जगह में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जा सके और अपने परिवार का गुजारा किया जा सके। और मशीनरी के कंपैरिजन में ह्यूमन लेबर का ज़्यादा यूज़ होता है, मानव श्रम ज़्यादा यूज़ होता है। मानव अपने आप खुद काम करते हैं, और मिट्टी की जो फर्टिलाइज़र है, मिट्टी की फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए गोबर की खाद का यूज़ किया जाता है, और जो वेजिटेशन की खाद होती है, सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं, उस खाद का यूज़ किया जाता है। तो बेटे इस तरह से मेहनत करने पे वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन जो पर फार्मर जो प्रोडक्शन है, पर फार्मर समझ पा रहे हो कि वैसे तो छोटे से खेत को देखते हैं बहुत ज़्यादा फसल हुई है, लेकिन अगर फैमिली में 10 लोग हैं और हर 10 के 10 लोग खेतों में काम कर रहे हैं, तो एक एक किसान के हिस्से के हिसाब से कम प्रोडक्शन होता है। अब देखिएगा नंबर 2, एक ऐसी इंटेंसिव फार्मिंग जहाँ पर राइस नहीं होता, एक ऐसी इंटेंसिव फार्मिंग। देखिएगा बेटा, जहाँ पर वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की सॉइल, या फिर वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग धान की जो फसल है वहाँ पर उगाना अच्छा नहीं है, संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि धान की खेती के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, धान की खेती के लिए मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजिंग होनी चाहिए। तो इस तरह का वहाँ पर क्लाइमेट नहीं है, पानी की कमी है, तो वो एरिया चावल रहित होता है, वहाँ पे राइस होता ही नहीं है। तो इस वजह से, जैसे कि आपका अब इसमें जगह भी दी हुई है, कोरिया है, जापान है। अब देखिएगा बच्चे, इन्होंने इसमें कहा है कि जो हमारा नॉर्दर्न चाइना है, नॉर्दर्न चाइना, मंचूरिया, नॉर्दर्न कोरिया और नॉर्दर्न जापान में गेहूँ, सोयाबीन, जौ और सोरपम, इस तरह की खेती की जाती है। हमारे जो इंडिया में है, इंडिया में इंडस और गंगा के जो मैदान हैं, उसके वेस्टर्न पार्ट में गेहूँ, और उसके साउथ में और उसके वेस्टर्न ड्राई पार्ट में ज्वार बाजरा मेन प्रमुख उगाया जाता है उस एरिया में। अब देखिएगा, इस जो फसल की, इस खेती की जो ज़्यादातर विशेषता है वो यही है कि यहाँ पर चावल प्रधान कृषि नहीं है, मतलब इन एरिया में चावल नहीं होता, लेकिन फिर डिफरेंस ये है कि इतना चावल नहीं होता, फिर भी यहाँ पर सिंचाई की जाती है, इरिगेशन बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो लोग बाकी फसलों में मेहनत करके उस लेवल तक अपने आप को लेके जाते हैं जो एक चावल की खेती होने से प्रॉफिट होता है, वहाँ तक इसको लेके जाते हैं। तो ये था आपका जो मैंने बेटा अभी कराया, एक तो प्राइमेटिव इंटेंसिव और एक आपका प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये दोनों किसके पार्ट थे? हमारे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के पार्ट थे।
हम एग्रीकल्चर वाला टॉपिक अब कर रहे हैं। इसके बाद देखिएगा, अब एग्रीकल्चर में हमने तरीके देखे कितने तरीके से खेती होती है। तो देखिए बेटा, इस एग्रीकल्चर मेथड में एक हमने पढ़ लिया सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसके 2 पार्ट्स पढ़े। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है? देखिए बेटा, यूरोप के जो लोग हैं वो कई पार्ट में इस तरह की खेती करते हैं। तो बहुत ज़्यादा लैंड का पोर्शन होता है, ज़मीन ज़्यादा होती है और उसमें पैसा लगाकर प्लांटेशन की जाती है, जैसे रबर, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, इस तरह की वहाँ पर एक ही तरह की फसलें की जाती हैं। गन्ना, कपास, केले, कोको, कॉफ़ी, रबड़, चाय, इस तरह की चीज़, बनाना और आपका अनानास जो होता है बेटा, अनानास, इस तरह के लगाए जाते हैं। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसमें जो लैंड पोर्शन होता है या खेती करने का जो तरीका होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लैंड पोर्शन का यूज़ होता है बच्चे। तो देखिएगा बेटा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंड पोर्शन का यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत होती है, तब जाके खेती की जाती है। अब देखिए बच्चे, इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ है, जो हमारे फ्रांस में रहने वाले लोग हैं, फ्रांस वासी जो हैं, उन्होंने वेस्टर्न अफ्रीका में कॉफ़ी और कोकोआ की प्लांट लगाए थे, कॉफ़ी और कोकोआ के। जो ब्रिटेन के लोग हैं, इन्होंने इंडिया में आके, जब इंडिया में आए और लंका, जो श्रीलंका है ना, जहाँ पे कभी रामायण के बाद, रामायण में पढ़ा था हमने, राम जी हुआ करते थे और रावण था जहाँ का, लंका का राजा, तो ये वही श्रीलंका है। तो भारत और लंका में आके अंग्रेज़ों ने चाय के बाग लगाने शुरू किए थे। और जो मलेशिया में, वहाँ पे रबड़ के बाग लगाने शुरू किए थे। और वेस्टर्न जो आइलैंड है, वहाँ पर गन्ना, केले, इनके बाग लगाए गए थे। स्पेन और अमेरिका के रहने वाले लोगों ने फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बाग लगाए थे। इंडोनेशिया में एक टाइम में गन्ने की जो कृषि है, गन्ने की कृषि में सबसे ज़्यादा जो डच लोग थे उनका अधिकार हुआ करता था। हॉलैंड के लोग थे, हॉलैंड वासी, तो उन्हें डच भी कहा जाता था, उनका राइट था। ब्राज़ील में अभी भी कुछ कॉफ़ी के बाग लगाए जाते हैं जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है, और ये आज भी यूरोप वालों के कंट्रोल में है। कहाँ? ब्राज़ील में। और ब्राज़ील कहाँ है आपका? साउथ अमेरिका में। तो वहाँ पे आज भी यूरोप वासियों का अधिकार है। आज प्रेजेंट में ज़्यादातर जो बाग के स्वामी हैं, बाग के जो मालिक हैं, ओनर हैं, वो ज़्यादातर गवर्नमेंट हो गई है या कुछ बड़े बड़े सिटीजन्स हैं जो उनके कंट्रोल में भी है। तो ये आपका प्लांटेशन के बारे में था बच्चे। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक शुरू होगा वो है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। अब देखिए बेटा, आज तक के लिए हम यहीं पर वीडियो का एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन पढ़ाऊँगी आपको। ओके गाइस, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस।